गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हमारी क्लास 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी कंपनी लॉ की क्लास 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम अपना सेकंड चैप्टर कर रहे थे। उसका हमने पार्ट 3 अपनी लास्ट क्लास में कर लिया था। चैप्टर का नाम था की डेफिनेशन अंडर कंपनीज एक्ट एंड एमसीए 21, जिसका हमारा चैप्टर था चैप्टर नंबर 2 की डेफिनेशन। क्या था? की डेफिनेशन एंड एमसीए 21। एमसीए 21 हमारा ये लास्ट क्लास में हमने पार्ट ए जो था की डेफिनेशन वाला पार्ट, हमने अपना लास्ट क्लास में वो पार्ट कर लिया था। तो आज हम जो पार्ट इसका सेकंड वाला पार्ट है एमसीए 21, वो स्टार्ट करके यहाँ पर चलेंगे। एमसीए 21 होता क्या है? एमसीए 21 जो है ये ड्राइवर है। एमसीए 21 जो है ड्राइवर है ऑफ ई गवर्नेंस, ड्राइवर है ऑफ ई गवर्नेंस। ठीक है ना। पहले क्या होता था, अगर मैं 2006 से पहले की बात करूं, जो फाइलिंग होती थी वो फिज़िकल मोड में होती थी। जो फाइलिंग होती थी वो फाइलिंग का मतलब यहाँ पे जो कंपनीज अपने फॉर्म फाइल करती थी आरओसी में, वो फिज़िकल फॉर्म में किया करती थी, फिज़िकल फॉर्म में। ठीक है ना। उससे क्या था, सबसे पहले तो कॉस्ट लगती थी, दूसरा क्या था टाइम कंज्यूमिंग था, तीसरा क्या था प्रॉब्लम आ रही थी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। ट्रांसपेरेंसी नहीं थी मतलब एक्सेट्रा दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम वर फेसिंग बाय द मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ने क्या किया, एमसीए 21 जो पोर्टल है उसको लॉन्च किया इन 2006 और उसको ई गवर्नेंस के का एक ड्राइवर बनाया, जिसमें अब क्या है, बेटर ई गवर्नेंस के लिए कंपनीज को सारे फॉर्म जो हैं अपने ई इलेक्ट्रॉनिक मोड में फाइल करने हैं। इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या है, फाइल करने होते हैं। तो ये एमसीए का इनिशिएटिव था फॉर बेटर ई गवर्नेंस, फॉर बेटर ई गवर्नेंस। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे एमसीए 21 का। ई गवर्नेंस क्या होता है? ई गवर्नेंस का मतलब होता है, ई गवर्नेंस या इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू द गवर्नमेंट फंक्शनिंग। मतलब जो मिनिस्ट्री के जो पहले क्या हुआ करते थे, मिनिस्ट्री के फिज़िकल काम हुआ करते थे, उनको क्या कर दिया, डिजिटल कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। जितनी भी फिज़िकल काम, वर्क से रिलेटेड काम, जो भी फिज़िकल या तो फाइलिंग लगा लो, वट एवर जो भी डीलिंग हुआ करती थी, अब उसको क्या कर दिया है, डिजिटल कर दिया था। एज़ पर एमसीए 21 इनिशिएटिव डिजिटल कर दिया था। अब क्या है, ई गवर्नेंस और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू द गवर्नमेंट फंक्शनिंग। एमसीए 21 स्टैंड फॉर ई गवर्नेंस इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ऑफ 21st century. The project is named MCA 21. Has it aim at repositioning MCA as an organization capable of fulfilling the aspiration of the stakeholder. क्या है कि क्या क्या होता है कि अब क्या है, बिजनेस डेली वे में ग्रो कर रहा है, बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो उसकी वजह से जो जितने भी एमसीए से रिलेटेड क्या है अर्जेंसी के वर्क हैं, कि भाई पहले काम टाइम ज़्यादा लगता था, अर्जेंसी रिलेटेड वर्क जो भी थे वो सारे क्या हैं, अब ऑनलाइन, अब पर्सन ऑनलाइन फॉर्म करके अपना तुरंत कर सकता है, अर्जेंट मैटर जैसे भी है। तो इस केस में ये स्टेक होल्डर की एस्पिरेशन की, वही स्टेक होल्डर को अगर इमीडिएटली कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करानी है तो वो फॉर्म अपना सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके अपना ऑनलाइन ही फॉर्म भर देगा, या कोई किसी चीज़ में चेंज करना है अपनी डिटेल्स में, या कोई ऑनलाइन फॉर्म जो फाइल करना है वो एकदम से फाइल कर देगा थ्रू एमसीए 21 पोर्टल। एमसीए 21 के थ्रू वो अच्छे से क्या कर देगा, फाइल कर देगा। तो यही चीज़ थी कि भाई आज के जो मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न बिजनेस हो चुका है आजकल सब कुछ, तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग भी जो हो वो क्या हो, अकॉर्डिंगली चेंज हो, ऑनलाइन हो,
ताकि सारे के सारे काम फास्ट वे में किए जा सके, बेटर ई गवर्नेंस हो, बेटर डिस्क्लोजर हो। तो गवर्नमेंट ने MC21 को क्या किया, लॉन्च किया। फाइलिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है कि भाई हाँ, कंपनीज एक्ट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिटर्न्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिस्क्लोजर्स हैं जो हमें टाइम टू टाइम ROC को, मिनिस्ट्री को देने होते हैं। ठीक है ना। तो क्या था कि भाई जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए पहले होता था फिजिकल फॉर्म में, जिससे टाइम कंज्यूमिंग होता था, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, डिस्क्लोजर प्रॉपरली नहीं थे। तो अब क्या हुआ, प्रायर टू द लॉन्च ऑफ दिस प्रोजेक्ट द डॉक्यूमेंट फॉर्म वर फाइल्ड मैन्युअली एट द ROC ऑफिसेस। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अमेंडेड द कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल rules and forms 1956 in February 2006 and notify e-form enable electronic filing of documents। मतलब इन्होंने 2006 में जो ये रूल्स हैं इसके अंदर अमेंडमेंट की और क्या लॉन्च किया, ई-फॉर्म लॉन्च किए, नोटिफाई किए गए ई-फॉर्म, और जिसको पब्लिश किया गया है MC21 पोर्टल पे। अब MC21 पोर्टल पे किसी भी कंपनी को, किसी भी स्टेक होल्डर को, वटेवर कोई भी बिजनेस एंटिटी है अपना क्या कर सकती है, वहाँ पे जाके कंपनी या कोई भी LLP वहाँ पे जाके अपना क्या कर सकती है, फॉर्म को फाइल कर सकती है ऑनलाइन। एजेंसी अंडर MC के अंदर कौन कौन सी एजेंसी काम करती हैं? MC के अंदर ROC आता है, RD आता है, ऑफिशियल लिक्विडेटर आता है, उसके बाद सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होते हैं, ऑफिस जो होते हैं, NFRA आता है, और NCLT NSC LTA अपील ट्रिब्यूनल आके यहाँ पर चलता है। तो ये MC की एजेंसी हैं जो MCA के अंडर डिफरेंट एरिया में काम करती हैं। ठीक है ना। अब ROC की मैं बात करूँ, सबसे पहले ROC को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लोज 75 ऑफ द कंपनीज एक्ट में। मीन्स अ रजिस्ट्रार, एन एडिशनल रजिस्ट्रार, अ जॉइंट रजिस्ट्रार, अ डिप्टी रजिस्ट्रार, और एन असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैविंग द ड्यूटी ऑफ रजिस्टरिंग कंपनी एंड डिस्चार्जिंग वेरियस फंक्शन अंडर द एक्ट। जिसका काम क्या होता है, और कंपनी को रजिस्टर करना और वेरियस एक्ट जो वेरियस फंक्शन अंडर द एक्ट उसको मिले हैं उसको यहाँ पे परफॉर्म करके चलना। ROC appointed in the various state and union territory are vested with the primary duty of registration and registration किसका, कंपनी का और LLP का, floating in the respective state and the union territories and ensuring the such company and LLP comply with the statutory requirement under the act. These offices function has registry of record relating to company register with them which are available for inspection by means of public on payment of the prescribed fees. The central government exercise administrative control over these offices through the respective RD। मतलब ROC क्या है, ROC का मेन काम क्या होता है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना या LLP का रजिस्ट्रेशन करना और उस वेरियस काम परफॉर्म करके चलना कि जो उसको अंडर द एक्ट मिलते हैं। ठीक है ना। ये इनकी जो जुरिस्डिक्शंस होती है वो स्टेट वाइज, यूनियन टेरिटरीज वाइज डिफरेंट होकर यहाँ पर चलती है। इनका मेजरली काम क्या होता है कि जो रिकॉर्ड्स है प्रॉपरली सेंटर उनका रिकॉर्ड का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करना, पूरा जो डॉक्यूमेंट है उनका रजिस्ट्रेशन करना और प्रॉपरली उनका एक रिकॉर्ड प्रिपेयर करना, ताकि क्या है कि कोई भी जर्नल पब्लिक की जो उन डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करे वो एक पेमेंट के दे के अपने उन डॉक्यूमेंट को क्या कर सके, इंस्पेक्ट करके यहाँ पर चल सके। तो ROC के ये सारे के सारे काम होते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करती है और इनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होता है, कंट्रोल होता है थ्रू RD। रीजनल डायरेक्टर क्या होते हैं? रीजनल डायरेक्टर is in charge of the respective region. Each region comprising a number of state and union territory. They supervise the working of the office of the registrar of company and the official liquidator working in their region. They also maintain liaison with the respective state government and the central government in matter relating to the administration of Companies Act and LLP Act. Certain power of the central government under the act have been delegated to the RDs. टोटल RD जो इंडिया में हैं वो 7 RDs हैं। टोटल RD जो इंडिया में हैं वो 7 RD हैं जो सुपरवाइज करके चलते हैं किसको, ROC को। जो सुपरवाइज करके चलते हैं, कंट्रोल करके चलते हैं किसको, ROC को।
और ये अलग अलग स्टेट और अलग अलग अपने अपने रीजन की स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके जो है प्रॉपरली क्या करते हैं यहाँ पर उनसे लाइजनिंग का काम करते हैं, और उसके बाद पूरे का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव का जो काम है कंपनीज एक्ट का वो देख के यहाँ पर चलते हैं। उसके बाद आता है ऑफिशियल लिक्विडेटर। मीन्स एन ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंटेड सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 359 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 as per section 359 of the Companies Act 2013 for the purpose of this act, so for as it relates to having winding up of the company by the tribunal, the central government may appoint as many official liquidator, joint deputy or assistant official liquidator as it may consider necessary to discharge the function of the official liquidator. The liquidator appointed shall be full-time officers of the central government. The salary and other allowances of the official liquidator, joint official liquidator, deputy official liquidator and assistant official liquidator shall be paid by the central government. जो ये ऑफिशियल लिक्विडेटर होते हैं गवर्नमेंट के क्या होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ या ऑफिसर्स होते हैं, जिनको गवर्नमेंट कब अपॉइंट करती है, जब NCLT ऑर्डर पास करता है टू वाइंड अप एनी कंपनी, तो वाइंडिंग अप के टाइम गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट करती है। ठीक है ना, ये गवर्नमेंट के क्या होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, और सारे इनके जो भी सैलरीज है, अलाउंसेस हैं, इनको कौन डिसाइड करके चलता है, गवर्नमेंट पे करके यहाँ पर चलती है। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, the SFIO is expected to be multidisciplinary organization consisting of expert in the field of accountancy, forensic audit, law, information technology, investigation, company law, capital market and taxation for detecting and prosecuting or recommending for prosecution white collar crime fraud। तो अगर क्या है, जब सीरियस फ्रॉड हो जाते हैं, क्रिमिनल नेचर के फ्रॉड हो जाते हैं, ठीक है ना, तो उस केस में क्या है कि इन फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए एक अलग से क्या बनाया है, SFIO सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस बना के यहाँ पर चला हुआ है। तो अगर किसी भी फील्ड में, अकाउंटेंसी में, फोरेंसिक ऑडिट, लॉ में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इस तरह के कोई सीरियस फ्रॉड अगर होते हैं तो वो सारे का सारा कौन देख के चलता है, उनको डिटेक्ट करने का काम किसका होता है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस का यहाँ पे होकर यहाँ पर चलता है। उसके बाद क्या है, द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, NFRA क्या होता है। NFRA जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था वो 1 फरवरी 2018 को क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूट हुआ था बाय द गवर्नमेंट। ठीक है ना, एज पर सेक्शन 132 ऑफ द कंपनीज एक्ट द ड्यूटी ऑफ द NFRA आर, क्या क्या ड्यूटी होती है NFRA की। नंबर 1, रिकमेंड करना अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसी एंड द स्टैंडर्ड टू बी अडॉप्टेड बाय द कंपनी फॉर द अप्रूवल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करते हो कि कौन सी बेस्ट अकाउंटिंग पॉलिसी रहेगी, कौन सी ऑडिटिंग पॉलिसी रहेगी जो कंपनी को क्या करनी चाहिए, अडॉप्ट करनी चाहिए। वो सारा रिकमेंडेशन देने का काम किसका है, NFRA का है। मोनिटर करना एंड एनफोर्स करना कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। जो भी कंप्लायंस हो रहे हैं, अगर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कंप्लायंस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उनको मोनिटर करने का काम किसका है, NFRA का है। थर्ड जो है, ओवरसी द क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएटेड विद ensuring compliance with such standard and suggest measure for improvement in any quality of service। कि भाई जो प्रोफेशनल्स हैं, जो ऑडिटर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो ऑडिटिंग से का काम कर रहे हैं, वो प्रॉपरली क्या है, स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सारे का सारा ओवरसी करने का काम किसका है, NFRA का है। परफॉर्म सच अदर फंक्शन एंड ड्यूटी हैज़ में बी नेसेसरी और इंसिडेंटल टू द अफोर्सेड फंक्शन, और जो भी इनको ज़रूरी लगता है, जो भी इनके ऊपर ये ऊपर मेंशन किए गए फंक्शंस हैं, इनको फुलफ़िल करने के लिए अगर इनको कुछ और लगा कि हमें ये करना है, तो वो सारे काम करने की पावर इनके पास है, NFRA के पास होकर यहाँ पर चलती है। तो ये NFRA होता है। उसके बाद आ जाता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। क्या होता है, ठीक है ना, ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ होती हैं। कंपनीज एक्ट में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या है, NCLT है। जो भी कंपनी लॉ के रिलेटेड मैटर होते हैं वो सारे NCLT में जाते हैं। IBC के मैटर NCLT में जाते हैं। द सेटिंग अप ऑफ द NCLT या NCLAT
are part of the effort to move to the regime of faster resolution of the corporate dispute, thus improving the ease of doing business in India. The Ministry of Corporate Affairs 1 Feb 2016 को उन्होंने क्या किया, NCLT को कॉन्स्टिट्यूट किया और NCLAT को कॉन्स्टिट्यूट किया. In exercise of power conferred in section 408 and 410 of the Companies Act, the constitution of NCLT and NCLAT was a step toward improving and easing all the judicial matter relating to the company law under the one roof. कि कंपनी लॉ से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं, कोई भी मैटर कंपनी लॉ से रिलेटेड, चाहे वो IBC को हो, वट जो भी मैटर है, वो सारे किसके अंडर आते हैं, NCLT के और NCLAT के अंदर आके यहाँ पर चलते हैं. ये बात हो गई. तो ये हमारे पास क्या है, ROC क्या होता है, RD क्या होता है, ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या होता है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस क्या होता है, NFRA और NCLT, ये सारे ये क्या है, एजेंसीज होती हैं, ये MCA के अंडर आके यहाँ पर चलती हैं. तो ये भी हमारा एक ई गवर्नेंस का इनिशिएटिव था MCA का. बेनिफिट क्या है MCA 21 के, जब MCA 21 पोर्टल आया तो क्या बेनिफिट है उसके, एलिमिनेशन ऑफ इंटरफेस विद द ऑफिस ऑफ ROC RD एंड MCA. पहले क्या होता था, फिजिकल फाइलिंग के लिए बार बार कोई भी चीज़ करवानी हो, बार बार ROC के, RD के, MCA के जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी थी उनके पास जाना पड़ता था, ठीक है ना. अब क्या है, सारा ऑनलाइन हो गया. अब आपको MCA 21 पे क्या है, कोई भी अगर आपको एप्लीकेशन देनी हो RD को, आप ऑनलाइन जाओ, MCA 21 पे जाओ, ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ाइल करो. ROC में कोई एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है, ऑनलाइन फ़ाइल करो, या फिर कोई मिनिस्ट्री को कोई लेटर भेजना है, आपको कुछ भी करना है, ऑनलाइन करो. सारे का सारा अवेलेबिलिटी जो है MCA 21